हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे क्रोमोसोम सीरीज को और इस क्रोमोसोम सीरीज में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को और इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कोर, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड के बारे में और फिर पढ़ेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का टाइप देखेंगे और जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ेंगे जिसमें पॉलीटिन क्रोमोसोम एज वेल एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कंप्लीट क्रोमोसोम के ऊपर काम करेंगे कंप्लीटली इस सेशन में, इस सीरीज में। तो सबसे पहले यहां पर क्रोमोसोम के हिस्ट्री के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। ये टर्म दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर और जोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। तो ये नेचुरली किसी सेल के न्यूक्लियस में कलर्ड बॉडी के फॉर्म में नहीं दिखेगा, सेल के अंदर कलर्ड बॉडी के फॉर्म में नेचुरली नहीं दिखेगा। जब इसे हम स्टेन करेंगे सर्टेन स्टेन से, और इसको स्टेन करते हैं हम एसीटोकार्माइन से, एसीटोकार्माइन से। यहां पर इस सेल ऑर्गेनेल को, इस स्ट्रक्चर को हॉफमिस्टर ने ऑब्जर्व किया था ट्रेडेस्केंसिया के पोलन मदर सेल के अंदर, और इसको डिस्कवर किया गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा। इन्होंने सेल डिवीजन के समय में सेल के अंदर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था और डिस्क्राइब किया था, और इस स्ट्रक्चर का नाम एज ए क्रोमोसोम दिया गया वाल्डियर के द्वारा इन 1888। तो ये थोड़ी सी बात की हिस्ट्री से। अब यहां पर इस क्रोमोसोम के एक स्पेशल प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये क्रोमोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल ही है, और इस सेल ऑर्गेनेल के पास में है ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, टिपिकल प्रॉपर्टी है, खास है ना प्रॉपर्टी है कि यह सेल ऑर्गेनेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। इसके पास में रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करेगा, और इस ऑर्गेनेल के पास में स्टोर्ड होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यह सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट एक्टिविटी के लिए ट्रांसमिट करता है, देता है। यानी कि सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट वर्क के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो कौन इंपार्ट करेगा? क्रोमोसोम ही देता है, क्रोमोसोम ही इंपार्ट करता है, देता है। इसलिए हमने कहा कि इट कैन रेप्लिकेट, इट कैन ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर थोड़ा पहले ही से मैं साफ कर लूं। अब आगे हम लोग यहां पर सबसे पहले क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पहले पढ़ेंगे क्रोमेटिन मटेरियल को। अब जरा देखो, हमने यहाँ पे इस फिगर को ड्रॉ किया है, ये क्रोमेटिन मटेरियल का फिगर है, और इस टर्म को सजेस्ट किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। फ्लेमिंग ने है ना सजेस्ट किया था इस क्रोमेटिन मटेरियल टर्म को। तो किसी क्रोमेटिन मटेरियल के पास में यहां पर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है, और इस डीएनए मॉलिक्यूल के इतने से पार्ट को हम इलाबोरेट करके देखें अगर, तो यहां पर ये दो स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहां पर, और यह डीएनए मॉलिक्यूल आगे मूव किया और आगे जाकर के ये हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर क्वाइल करता है, क्वाइल किया यहां पर, फिर आगे की ओर मूव करेगा दूसरे हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर, फिर क्वाइल करेगा, फिर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर, और इस तरीके से ये क्वाइल करते हुए आगे की ओर मूव करता है। और यहां पर हिस्टोन ब्लॉक के अलावा ये H1 प्रोटीन है, और यहां हमने मार्क किया है लिंकर डीएनए को। तो अभी हमने सिंपली कहा कि इस क्रोमेटिन मटेरियल के पास में ये डीएनए मॉलिक्यूल, H1 प्रोटीन, हिस्टोन ब्लॉक, लिंकर डीएनए, एक एक चीज को हम इलाबोरेट करके देखेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यहां प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर
लोकेशन के बेसिस पे डीएनए मॉलिक्यूल को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, और इसमें हम पहला कैटेगरी न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, और दूसरे को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए को दो कैटेगरी में हमने बांटा, उसके लोकेशन के बेसिस पे। वह डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको हमने कहा न्यूक्लियर डीएनए, और वह डीएनए जो न्यूक्लियस के बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। थोड़ी सी बात करते हैं पहले इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के बारे में। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को हम दो साइट पे या दो ऑर्गेनेल के अंदर देख सकते हैं। ये प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंड प्लास्टिड्स के पास, प्लास्टिड के पास। तो दो ऑर्गेनेल के पास में ये डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास और प्लास्टिड्स के पास। यहां प्रेजेंट ये डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड ही होगा कुछ बैक्टीरियोफाज को छोड़ करके, जैसे थीटा 174 बैक्टीरियोफाज के पास में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। और यहां पर प्रेजेंट ये डीएनए मॉलिक्यूल छोटा होगा, स्मॉल साइज का होगा और सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इस टाइप से हम मार्क कर सकते हैं, जहां पर ये दो स्ट्रैंड को हम शो कर रहे हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, छोटा होगा और सर्कुलर होगा। और इस डीएनए मॉलिक्यूल के पास में हिस्टोन प्रोटीन का कंप्लेक्शन नहीं होता, इसके पास में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, हैज नो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा इसके पास में। अब देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के पास में प्रेजेंट ये जो टिपिकल टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल है, इसी को हम इस दोनों के केस में नाम देते हैं ऑर्गेनेल प्रोक्रोमोसोम, ऑर्गेनेल प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। और बिल्कुल इसी टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। वो भी सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, स्मॉल होगा, और उसके पास भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर हम नाम देते हैं, कहते हैं प्रोक्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल प्रोक्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम है ना, बैक्टीरियल प्रोक्रोमोसोम। ये कहां पे होगा? प्रेजेंट होगा, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोक्रोमोसोम सिंपली उसको कहते हैं, हमने बैक्टीरियल टर्म जोड़ दिया क्लियरिटी के लिए। तो ये ऑर्गेनेल प्रोक्रोमोसोम सिमिलर होगा बैक्टीरियल प्रोक्रोमोसोम के, जो कि प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास में, बैक्टीरियल सेल के पास में या प्रोकैरियोटिक सेल के पास में, दोनों टर्म हम बोल सकते हैं। अब चूंकि साइज इसका छोटा है तो डेफिनेटली इसके पास में जीन का नंबर भी कम होगा, और जीन का नंबर कम है तो उस कंडीशन में कम अमाउंट में ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएगा। अब थोड़ा सा हमने रेफरेंस दिया, जब हम काम करेंगे टाइप ऑफ सेल के ऊपर, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर काम करेंगे, तो उस कंडीशन में हम बताएंगे डिटेल में, फिर उस पर काम करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं इस न्यूक्लियर डीएनए। तो न्यूक्लियर डीएनए की लंबाई ज्यादा होगी, ये लंबा होगा, न्यूक्लियर डीएनए ये लॉन्ग होगा, और ये लीनियर होता है, लीनियर होगा, और ये भी डबल स्ट्रैंडेड होगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा डबल स्ट्रैंडेड होगा।
और इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन का कनेक्शन होगा, हैज हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इसके पास होगा। तो न्यूक्लियर डीएनए ये कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। सेल डिवीजन के समय में यह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मिक साइट में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और एक्सेप्ट ड्यूरिंग, यहां क्या लिख दे तो एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस से ये निकल के कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में, चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट करता है और न्यूक्लियस के जितने भी कंटेंट है वो साइटोप्लाज्मिक साइट में आ जाते हैं। अब एक बात समझो जरा कि डीएनए मॉलिक्यूल ये एसिडिक नेचर का होता है, हाईली एसिडिक नेचर का मॉलिक्यूल है, और इस कंडीशन में ये फ्रीक्वेंटली किसी भी मटेरियल से, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से बाइंड कर सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो वह डीएनए मॉलिक्यूल कंटामिनेटेड हो जाएगा और वो काम के लायक नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो प्रोटीन के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, इज नॉट फ्री is complexed with प्रोटीन, प्रोटीन के साथ जुड़ा रहेगा, ये फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, प्रोटीन के साथ कनेक्टेड होता है। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर प्रेजेंट ये जो न्यूक्लियर डीएनए है, ये डीएनए मॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स हो गया, जुड़ गया किसके साथ, प्रोटीन के साथ में, स्पेशल प्रोटीन के साथ। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनका कॉम्प्लेक्शन होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद में यहां पर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, धागानुमा संरचना का निर्माण करेंगे, तंतुनुमा संरचना का निर्माण करेंगे, और उसी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। तो हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा प्रोटीन के साथ, और जब कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा इसका, तो यहां पर एक है ना स्पेशल स्ट्रक्चर बना, ये फाइबरस स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर है इतना? और इसका डायमीटर लगभग 300 एंगस्ट्रॉन के आसपास होगा, डायमीटर लगभग कितना होगा, 300 एंगस्ट्रॉन के आसपास होगा। अब यहां पर ये क्रोमैटिन फाइबर ही वो स्ट्रक्चर है जो क्वाइल करके क्रोमैटिड का निर्माण करता है। यही क्रोमैटिन फाइबर, यही क्रोमैटिन फाइबर ये क्वाइल करेगा, जब इसकी क्वाइलिंग होगी ये क्वाइल करेगा, है ना, और क्वाइल करने के बाद निर्माण करता है क्रोमैटिड का, क्वाइल टू फॉर्म क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, और किसके क्रोमैटिड का निर्माण करेगा, तो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का निर्माण करेगा, क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिड का निर्माण करेगा, किसके क्रोमैटिड का, क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा जब इसका क्वाइलिंग होगा। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि एक डीएनए मॉलिक्यूल फाइबर को प्रोड्यूस करता है और एक क्रोमैटिड फाइबर एक क्रोमैटिड का निर्माण करेगा। एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड किया, एक क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करेगा, और एक क्रोमैटिन फाइबर जब क्वाइल करेगा तो एक क्रोमैटिड का निर्माण करेगा। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन डीएनए मॉलिक्यूल, वन डीएनए
मॉलिक्यूल ये फॉर्म करेगा, फॉर्म्स वन क्रोमेटिड, वन क्रोमेटिड, वन क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिन फाइबर के पास में डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा। अब एक छोटा सा यहां पर हम रेफरेंस दे रहे हैं तुम्हें, हम इस पे आगे काम करेंगे, बताएंगे, वहां पर पढ़ाएंगे भी और लिखाएंगे भी, जब क्रोमोसोम के फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो हम यहां पे कहना चाहते हैं कि किसी क्रोमोसोम के पास में इस क्रोमेटिड की संख्या या क्रोमेटिन फाइबर की संख्या कितनी होगी? तो किसी क्रोमोसोम के पास में जनरली क्रोमेटिड की संख्या या क्रोमेटिन फाइबर की संख्या एक हो सकती है या दो हो सकती है। तो किसी क्रोमोसोम के पास में क्रोमेटिड की संख्या या क्रोमेटिन फाइबर की संख्या एक या दो हो सकती है। यह डिपेंड करेगा कि सेल किस फेज में है, G1 फेज में है, एस फेज में है, G2 फेज में है, प्रोफेज में है, मेटाफेज में है, एनाफेज में है, टेलोफेज में, किस फेज में सेल है उस बात पे निर्भर करेगा। तो जनरली किसी क्रोमोसोम के पास में क्रोमेटिड की संख्या या क्रोमेटिन फाइबर की संख्या एक होगी या दो होगी, और वो डिपेंड करेगा सेल के स्टेज पे। हम इस चीज को डिटेल में बताएंगे जब क्रोमोसोम के फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे। और कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिसके पास में इस क्रोमेटिड की संख्या या क्रोमेटिन फाइबर की संख्या हजारों में हो सकती है, जैसे पॉलीटिन क्रोमोसोम के पास में, पॉलीटिन क्रोमोसोम के पास में, जिसे हमें पढ़ना है डिटेल में, इसलिए हम उस पर अभी काम नहीं करना चाहते, उधर जाना नहीं चाहते। अब सुनो बात को। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल करके, एक डीएनए मॉलिक्यूल का कंप्लेक्शन प्रोटीन से, एक क्रोमेटिन फाइबर, और एक क्रोमेटिन फाइबर क्या बनाएगा? एक है ना क्रोमेटिड का निर्माण करेगा। हम पूरी बात लिखते हैं यहां पर। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये फॉर्म करेगा एक क्रोमेटिन फाइबर को, क्रोमेटिन फाइबर को, और ये फॉर्म करेगा, फॉर्म्स वन क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, वन क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है इतनी बात? अब आगे हम इस क्रोमेटिन फाइबर के केमिकल कंपोजिशन की बात करना चाहते हैं। केमिकल कंपोजिशन, तो जरा देखो कि इस क्रोमेटिन फाइबर के पास में डीएनए है और प्रोटीन है, दो चीज तो क्लियर है। तो कंपोजिशन में यहां पे हम लोग बात करें कि क्रोमेटिन फाइबर के पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर के कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमेटिन फाइबर के पास में एज ए होल यहां प्रेजेंट होगा डीएनए, जिसका कंप्लेक्शन होगा प्रोटीन के साथ, साथ में यहां पर थोड़े से अमाउंट में आरएनए भी होगा, बात करेंगे इसकी। आरएनए भी प्रेजेंट होगा थोड़े से अमाउंट में। यहां पे मेटेलिक आयंस भी होंगे, आयन भी होगा, और प्लस यहां पे प्रेजेंट होगा एंजाइम्स, एंजाइम्स, एंजाइम्स। तो इस क्रोमेटिन मटेरियल के केम में हम याद रखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस थोड़े से अमाउंट में आरएनए प्लस मेटेलिक आयंस एंड एंजाइम्स। सबकी हम बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे एक एक करके है ना देखते चलेंगे। अब यहां पे एक एडिशनल क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं कि किसी क्रोमेटिन फाइबर के अंदर बारीकी से अगर एनालाइज करोगे तो पाओगे कि अमाउंट ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता है। तो इस दोनों का अमाउंट क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, इज वेरिएबल, वेरिएबल। लेकिन यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अमाउंट एंड हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट, हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट, ये लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में होगा।
रेशियो क्या होगा, लगभग 1:1 के रेशियो में होगा, लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। तो याद रखना है कि क्रोमेटिन फाइबर के पास में आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरी कर सकता है, जबकि यहां पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट वो कांस्टेंट होगा, लगभग 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका, मैं इसे रब करूंगा। अब आगे इस क्रोमेटिन फाइबर के पास प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, कौन कौन से प्रोटीन यहां प्रेजेंट है और उनका काम क्या होगा, उनका काम क्या होगा। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन फाइबर के पास प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल की। तो यहां पहले टॉपिक दे दें हम लोग, प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करनी है। देखो डीएनए के साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद में वो सिंपली वहां प्रेजेंट जीन के एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करेगा। हम क्लियरली कह रहे हैं कि जब प्रोटीन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग डीएनए से हुई तो वहां पर उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जीन के एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करेगा, लेकिन वहां पर प्रेजेंट जीन के पोटेंशियलिटी को प्रभावित नहीं करेगा, उसकी क्षमता को, है ना, प्रभावित नहीं करेगा। इस बात को, इस क्वेश्चन को हम आगे हिस्टोन प्रोटीन पढ़ाने के जस्ट बाद हम फिर डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग हुई डीएनए मॉलिक्यूल से, तो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली हेल्प करेगा, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करेगा बेसिकली, और भी कई काम करेगा, हम सबको देखेंगे क्या क्या काम हो सकता है प्रोटीन का, टाइप्स भी देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा पहले लिख के कंप्लीट कर दें, बट नॉट अफेक्ट्स पोटेंशियलिटी पोटेंशियलिटी किसकी क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा, पोटेंशियलिटी ऑफ जीन, जीन की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। हम आगे बात करेंगे इस पर। अब देखो यहां पर प्रेजेंट प्रोटीन के टाइप्स की बात करें, ये किस किस टाइप का होगा, टाइप्स की बात करें तो ये दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहले को मैं कह रहा हूं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरे को मैं कह रहा हूं नन हिस्टोन प्रोटीन। तो पहला हो गया हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे को कह रहे नन हिस्टोन प्रोटीन, नन हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए के साथ कंप्लेक्स प्रोटीन को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, कौन कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन एंड नन हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां पे हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे इस हिस्टोन प्रोटीन को। तो पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे हिस्टोन प्रोटीन को, हिस्टोन प्रोटीन को, हिस्टोन प्रोटीन को खूब सावधानी से समझना है एक चीज को ताकि कोई डाउट नहीं रहे। अब देखो ये हिस्टोन प्रोटीन छोटे साइज के होते हैं, तो इनका साइज छोटा होगा, ये स्मॉल साइज के प्रोटीन है। और स्मॉल साइज कहने का मतलब क्या कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफी कम होगा, दैट इज लो
मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि यह प्रोटीन बेसिक नेचर का होता है ना, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर एट न्यूट्रल पीएच, जब उस मीडियम का पीएच कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, एट न्यूट्रल पीएच। तो ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होगा एट न्यूट्रल पीएच, और बेसिक नेचर का होने के कारण, है ना, होने का क्या कारण है, क्योंकि इसके पास में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है दो एमाइनो एसिड, बेसिक एमाइनो एसिड अर्जिनिन एंड लाइसिन। तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होगा क्योंकि इसके पास में बेसिक एमाइनो एसिड कौन कौन से, अर्जिनिन एंड लाइसिन का अमाउंट ज्यादा होता है, और यहां पर अर्जिनिन एंड लाइसिन का अमाउंट लगभग 20 से 30% के आसपास होता है। तो यहां पर इसका बेसिक नेचर है। क्यों बेसिक नेचर है, बिकॉज हैज हाई अमाउंट ऑफ कौन कौन सा अमाइनो एसिड, अर्जिनिन एंड लाइसिन, ये दो एमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में है, और इनका परसेंटेज कितना होगा, तो लगभग 20 to 30% के आसपास होगा। तो 20 से 30% इस अर्जिनिन एंड लाइसिन का अमाउंट होगा कि इस हिस्टोन की बाइंडिंग किस किया, डीएनए के, तो डीएनए के साथ में इस हिस्टोन प्रोटीन की बाइंडिंग कैसे होगी, तो जरा देखो यहां पर सपोज करो कि यहां पर प्रेजेंट ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और इसका कंप्लेक्शन या बाइंडिंग किसके साथ हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल के साथ हो। तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास में ये अर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स होंगे ज्यादा अमाउंट में। तो इस प्रोटीन के पास में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं, इसके कौन से कंपोनेंट, अमाइनो एसिड्स। इस अमाइनो एसिड का जो बेसिक ग्रुप है, यानी कि इसका जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप जो है, ये इस डीएनए मॉलिक्यूल के पास में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए के पास में क्या होगा, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो इसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड, इसका मोनोमर क्या हो गया, अमाइनो एसिड, और इस न्यूक्लियोटाइड्स के पास में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, और वहीं इस डीएनए मॉलिक्यूल को एसिडिक बनाता है। तो इस न्यूक्लियोटाइड्स, इस प्रोटीन के पास प्रेजेंट अमाइनो एसिड का पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, ये इंटरैक्ट करेगा इस न्यूक्लियोटाइड के पास में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप से, नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप से, और जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो समझ गया ना कैसे बाइंडिंग होगा, कि डीएनए मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोटाइड्स के पास प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इंटरैक्ट करेगा इस प्रोटीन के पास प्रेजेंट अमाइनो एसिड के पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप से, और दोनों का एसोसिएशन होगा, बाइंडिंग। अब यहां पे जब इस डीएनए मॉलिक्यूल का बाइंडिंग होगा, जरा ध्यान देना, यहां पे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, और हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर ये कॉइल बनाया, कॉइलिंग हुई इसकी, और इसके कॉइलिंग के ग्रुप को सस्पेंड कर दिया गया H1 के द्वारा। अब ये जल्दी खुल नहीं सकता है, ये कॉइलिंग जल्दी खुलेगी नहीं, क्योंकि ब्लॉक कर दिया गया कॉइलिंग के ग्रुप को H1 के द्वारा। लेकिन मैं अभी यहां पे कह रहा हूं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, यहां आया, आने के बाद में इसके ऊपर कॉइल कर गया, तो रिजल्टेंट लेंथ जो है डीएनए का, अब क्या हो गया, घट गया। यानी कि यहां पर जब ये काम होगा, एसोसिएशन होगा डीएनए मॉलिक्यूल का प्रोटीन के साथ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉइलिंग होगा, कॉइलिंग होगा किसका, कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का कॉइलिंग होगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल को कॉइल करने की जरूरत क्यों पड़ती है ना, ये इंड्यूस करने का काम करेगा, है ना, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। पूरी बात लिख देते हैं, ये काम जब होगा
जब ये बाइंड करेंगे तो ये इंड्यूस करेगा, इंड्यूसेस क्वाइलिंग, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का क्वाइलिंग हो गया। तो डीएनए मॉलिक्यूल को क्वाइल करके रखने की क्या जरूरत पड़ रही है, जरा इसको देखना। तो डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती है, 2.2 मीटर के आसपास, और न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा होता है, 5 to 6 माइक्रोमीटर के आसपास। तो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने बड़े, इतने लंबे डीएनए मॉलिक्यूल को रखने में परेशानी होगी, इसलिए इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ में कंप्लेक्शन हुआ, प्रोटीन का क्वाइलिंग हो गई, और क्वाइल हो गया तो क्या होगा, उसका साइज है ना रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, कंडेंस कर गया, क्वाइल कर गया, छोटा हो जाएगा, आसानी से न्यूक्लियस के अंदर इसको अरेंज करके रखा जाएगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्वाइलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, साइज ऑफ डीएनए, ये लगभग मैंने कितना बताया, लगभग मैं बोल रहा हूं 2.2 मीटर हमने मान लिया, और न्यूक्लियस का साइज कितना बताया, न्यूक्लियस का साइज ये हमने बताया लगभग 5 to 6 माइक्रोमीटर। तो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने लंबे डीएनए मॉलिक्यूल को रखना है, इसलिए इसको क्वाइल करके रखा जाता है, इसलिए इसमें क्वाइलिंग इंड्यूस की जाती है। अब एक बात देखो, इतनी बात क्लियर है। अब आगे हम इस हिस्टोन प्रोटीन के टाइप की बात करना चाहते हैं, कितने टाइप का। तो हिस्टोन प्रोटीन के टाइप की बात करें, टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के टाइप की बात करना चाहते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप का होगा, इन जनरल 5 टाइप का। कौन कौन सा, तो ये 5 टाइप्स का होगा, है ना। कौन कौन सा, H1, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 टाइप का हो गया। कौन कौन सा, H1, H2A, H2B, H3, H4। तो क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन मटेरियल के पास प्रेजेंट हिस्टोन प्रोटीन के 5 टाइप, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के मोलर रेशियो की बात करें, मोलर रेशियो की बात करें, इसके मोलर रेशियो की हम लोग बात करें, मोलर रेशियो क्रोमैटिन फाइबर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के मोलर रेशियो की बात करें, तो जो मोलर रेशियो हम डिसाइड करने जा रहे हैं वो डीएनए के एक खास लंबाई के लिए हम बात करेंगे, और वो लंबाई होगा 200 बेस पेयर, फॉर 200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए के 200 बेस पेयर लेंथ के लिए इस हिस्टोन प्रोटीन का रेशियो क्या होगा, मोलर रेशियो क्या होगा। तो इतनी लंबाई के लिए, डीएनए की इतनी लंबाई के लिए अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल है, H1 का एक मॉलिक्यूल है, तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल होगा H2A का, 2 मॉलिक्यूल फिर होगा H2B का, 2 मॉलिक्यूल फिर होगा H3 का, 2 मॉलिक्यूल होगा इसका भी H3 का, और 2 मॉलिक्यूल होगा H4 का। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फॉर द 200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स का मोलर रेशियो हमने यहां पे क्या काउंट किया, 1:2:2:2:2। टाइप ऑफ हिस्टोन की हमने बात की तो ये 5 टाइप्स का होगा, H1, H2A, H2B, H3, H4। मोलर रेशियो कितने डीएनए के लेंथ के लिए, फॉर द 200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए क्या मोलर रेशियो हो गया, 1:2:2:2:2:2।
इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे अब हम सभी हिस्टोन प्रोटीन्स को पढ़ेंगे अलग अलग। तो अब यहां पर सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे H1 को। हिस्टोन प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसकी प्रॉपर्टी? H1 की प्रॉपर्टी। तो इस क्रोमैटिन फाइबर के पास प्रेजेंट H1 हिस्टोन को जरा देखें। तो सबसे पहले नंबर पे यहां पर हम H1 हिस्टोन को पढ़ेंगे, हिस्टोन को पढ़ेंगे। और इसके लिए भी हम लोग इस तरीके से यहां पर इसके मेन पॉइंट्स को नोट करेंगे। देखो ये H1 जरा इस क्रोमैटिन फाइबर के अंदर हम लोग देखें इसके पोजीशन को। देखो कि ये क्रोमैटिन फाइबर है, यहां पे हमने हिस्टोन ब्लॉक बताया। तो हिस्टोन ब्लॉक के बाहर है H1, हिस्टोन ब्लॉक के बाहर है H1, और यह डीएनए मॉलिक्यूल जो यहां पर आकर के क्वाइल किया, इसके क्वाइलिंग के ग्रुप को ब्लॉक करने का काम करता है, ताकि यह क्वाइलिंग ओपन नहीं हो जाए आसानी से, इजिली ओपन नहीं कर जाए। तो इस क्वाइलिंग के ग्रुप को सस्पेंड करने का काम करता है H1। तो पहली बात हो गई कि यह लूजली एसोसिएटेड होगा, हिस्टोन ब्लॉक के बाहर होगा, लूजली एसोसिएटेड होगा और हिस्टोन ब्लॉक के बाहर होगा। तो लिखते हैं इसको, इज loosely associated and remains outside histone block। इसकी भी बात करेंगे हम लोग आगे, करेंगे एक एक करके। हिस्टोन ब्लॉक काम क्या करेगा कि डीएनए के क्वाइलिंग के ग्रुप को ब्लॉक करने का काम करेगा। पहला काम, इट ब्लॉक्स डीएनए क्वाइलिंग ग्रुप, क्वाइलिंग का जो साइट है उसको ये ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा। और इस हिस्टोन में H1 का मोलर रेशियो तो हमने बताया ना। तो अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ हमने कहा कि 200 बेस पेयर है, फॉर 200 बेस पेयर डीएनए कितने हिस्टोन यहां पर प्रेजेंट होंगे? पहले जैसे मैंने बताया कि 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए के लिए मोलर रेशियो कितना था? 1:2:2:2:2। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि 200 बेस पेयर लेंथ है अगर डीएनए का, तो वहां पर एक H1 प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक H1 प्रेजेंट होगा। और इस हिस्टोन के पास में अर्जिनिन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। और अर्जिनिन कैसा अमाइनो एसिड? पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर यहां पर अर्जिनिन का कंटेंट रेस्पेक्टिवली ज्यादा है, तो इसलिए ये कैसा होगा? मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होगा, चार्ज्ड। और इसका कारण क्या होगा? हैज मोर अमाउंट ऑफ, मोर कंटेंट ऑफ या अमाउंट ऑफ अर्जिनिन, अर्जिनिन का अमाउंट इसके पास में ज्यादा होता है, इसलिए ये मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अब देखो इसका काम क्या होगा? तो यह डीएनए मॉलिक्यूल के क्वाइलिंग में हेल्प करेगा, है ना। तो डीएनए मॉलिक्यूल के क्वाइलिंग में हेल्प करेगा, एज वेल एज, अब सपोज करो कि एक डीएनए मॉलिक्यूल यहां आया, हिस्टोन ब्लॉक के ऊपर क्वाइल किया, आगे की ओर गया, फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाया। यह फाइब्रस स्ट्रक्चर या क्रोमैटिन फाइबर फर्दर क्वाइल करेगा, इसमें फिर से क्वाइलिंग होगी, सुपर क्वाइलिंग होगा, और तब जाकर के क्रोमैटिड्स का निर्माण करता है। तो क्वाइलिंग कई लेवल पे इंड्यूस की जाती है, इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं ये
इंड्यूस करने का काम करेगा क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, है ना। और इसी हिस्टोन को हम लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं या लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। चूंकि यहां पर इस साइट के आगे यहां पर ये जो डीएनए का पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। तो इसी H1 को इसलिए यहां पर नजदीक है उसके, इसलिए यहां पर इस H1 को हम एल्सो कॉल्ड, क्या नाम देते बोलो, लिंकर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। यहां लिंकर डीएनए की बात हमने की है, पढ़ेंगे उसको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये जो H1 है यह स्पेसिस स्पेसिफिक होता है, इज स्पेसिस स्पेसिफिक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि H1 स्पेसिस स्पेसिफिक होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही स्पेसिस के डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर यह हिस्टोन प्रोटीन एक जैसा होगा। जैसे ह्यूमन काइंड्स को ले लें तो इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके पास में यह H1 सेम टाइप का होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे स्पेसिस के H1 को देखें, है ना, तो वो अलग टाइप का होगा, अलग टाइप का होगा। यानी कि अलग अलग स्पेसिस के इंडिविजुअल के पास में H1 अलग अलग टाइप का होगा, लेकिन एक ही स्पेसिस के जितने भी इंडिविजुअल हैं सब में सेम टाइप का होगा। इसलिए हमने कहा स्पेसिस स्पेसिफिक, किसी खास स्पेसिस के अंदर खास टाइप का होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्पेसिस स्पेसिफिक का, है ना, दैट इज ऑफ सेम टाइप in all individuals of same species, एक ही स्पेसिस सेम स्पेसिस, तो एक ही स्पेसिस के जितने भी इंडिविजुअल हैं सब में सेम टाइप का होगा, और इसलिए हमने यहां पे कहा स्पेसिस स्पेसिफिक। और इसी को हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दैट इज नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड बिटवीन individuals of, क्या लिखे, सेम स्पेसिस और डिफरेंट स्पेसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिस, डिफरेंट स्पेसिस। तो ये दो, है ना, दो टर्म में हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस चीज को, है ना, ध्यान रखना है। एक जगह पे हमने नॉट कंजर्व टर्म इस्तेमाल किया है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हमने स्पेसिस स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं इस रेड कलर से। इतनी बात क्लियर है कि H1 इज स्पेसिस स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही स्पेसिस के सारे इंडिविजुअल के पास में सेम टाइप का होगा। अब देखो, अब H1 के अलावा जो बाकी के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यानी कि अब हम बात करना चाहते हैं रिमेनिंग हिस्टोन प्रोटीन्स की, रिमेनिंग हिस्टोन प्रोटीन की। तो इसमें अब H1 के अलावा बाकी क्या बच गया, कौन कौन सा हिस्टोन की बात कर सकते हैं यहां पर, तो H1 को छोड़ करके बाकी सब की, तो कौन कौन होगा, H2A, H2B, H3, H4। अब देखो यहां पे हम लिख देते हैं
दैट इज, कौन कौन सा बता दो जरा सा, H2A, H2B, H3, H4। यहां पे पहला कमेंट कि ये भी हेल्प मॉलिक्यूल के क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन, हेल्प्स इन, देखो ये डीएनए मॉलिक्यूल आकर के यहां पे क्वाइल कर गया, हेल्प्स इन क्वाइलिंग एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये हाई इवोल्यूशन, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये हाईली कंजर्व्ड होगा। समझाता हूं इसको, हाईली कंजर्व्ड होता है, हाईली कंजर्व्ड ड्यूरिंग, किस प्रोसेस में बोलो, ड्यूरिंग इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, हाईली कंजर्व्ड ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हायर यूकैरियोट्स हैं, जितने भी हायर यूकैरियोट्स हैं, उसके अंदर H1 को छोड़कर बाकी ये सभी प्रोटीन जो है, रिमेनिंग प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, सब लगभग सेम टाइप के होते हैं, तो काफी सिमिलर होता है। इसके अंदर ऑल हायर यूकैरियोट्स के अंदर, है ना, ये सिमिलर टाइप का होगा, सेम टाइप का। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पेसिस टू स्पेसिस वेरी नहीं कर रहा है, सेम टाइप का है, यानी कि इवोल्यूशन के दरमियान इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि यह हाईली कंजर्व्ड है। किस मैकेनिज्म के दरमियान, इवोल्यूशन के दरमियान। तो इसलिए हम यहां पर लिखना चाहते हैं इवोल्यूशन दैट इज सिमिलर, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर इन ऑल हायर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो हायर यूकैरियोट्स के केस में ये सेम टाइप का रहता है। अब देखो, फॉर द लेंथ ऑफ 200 बेस पेयर डीएनए, ये कितना कितना होगा, तो 2 मॉलिक्यूल सबका होगा। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इस 4 हिस्टोन प्रोटीन का 2-2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा। तो ऐसे लिख भी देते हैं, फॉर 200 बेस पेयर डीएनए, कंडीशन क्या हो गया कि सबका 2-2 मॉलिक्यूल होगा, है ना, 2-2 मॉलिक्यूल होगा। तो कैसे लिख दे, 2H2A, फिर 2H2B, 2H3, 2H4, ये चारों आपस में कंबाइन करेगा। तो इस तरीके से 8 मॉलिक्यूल आपस में, ऐसे सपोज करो कि ये कंबाइन किया, 8 मॉलिक्यूल कंबाइन किया, तो इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर के पास में कितने यूनिट्स दिखाई देंगे, 8 यूनिट्स हो गए। तो अगर इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर के पास में 8 यूनिट है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कह सकते, बोलो, ऑक्टामर कहेंगे। इसलिए इसलिए इस ब्लॉक को जो H2A, H2B, H3, H4 के कॉम्बिनेशन से बना है, 2-2 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है, इस ब्लॉक को कहते हैं हिस्टोन ब्लॉक। और यह कैसा होगा, ऑक्टामर होगा। तो यहां पर इस ऑक्टामर का फॉर्मेशन हो गया, हिस्टोन ऑक्टामर, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यहां पे, हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन हुआ। और इसी हिस्टोन ऑक्टामर को हम दूसरे टर्म में कहते हैं हिस्टोन ब्लॉक, हिस्टोन ब्लॉक भी कहते हैं, हिस्टोन ब्लॉक भी कहते हैं। तो याद रखना पड़ेगा यहां पर कि फॉर द 200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए, 2-2 मॉलिक्यूल सबका, H1 को छोड़ दिया है मैंने, बाकी सब 2 मॉलिक्यूल H2A, 2 मॉलिक्यूल H2B, 2 मॉलिक्यूल H3, 2 मॉलिक्यूल H4, ये आपस में कंबाइन करेंगे, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टामर के फॉर्म में होगा, 8 यूनिट्स होंगे यहां पर। और इसलिए हम इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, और इसी हिस्टोन ऑक्टामर को हम यहां पे शो किए थे हिस्टोन ब्लॉक के रूप में। यहां पर ये हिस्टोन ब्लॉक है, तो हिस्टोन ब्लॉक का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर हमने
H1 हिस्टोन को देखा और बाकी के हिस्टोन को देखा, तो क्रोमेटिन फाइबर के पास प्रेजेंट प्रोटीन को हमने यहां पर देखा। अब देखो, जो ऑक्टामर यहां पे बना, इसी ऑक्टामर के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल आकर ऐसे क्या करेगा, क्वाइल करेगा और आगे की ओर चला जाएगा। हम सबकी बात करेंगे कि यहां पर कितना है ना, ये क्वाइलिंग जो है उसमें कितना डीएनए का लेंथ होगा, कितना टर्न लगाएगा, हर एक चीज को हम देखेंगे बारीकी से भी। लेकिन उसके पहले है ना, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एडिशनल क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पहले हमने कहा था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। अब यहां एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, देखना है। सबसे पहले कि हम टोटल हिस्टोन का टाइप बताए हैं 5, लेकिन एक और हिस्टोन का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं H5। तो टोटल टाइप 5 के बदले में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो याद रखना है कि उन सभी हिस्टोन के अलावा H5 भी होता है, H5 हिस्टोन भी होता है, H5 हिस्टोन भी होता है। और H5 भी वैसा ही काम करेगा जैसा कि H1। तो H1 क्या काम किया था, क्वाइलिंग के ग्रुप को सस्पेंड किया था, लिंकर है ना, लिंकर हिस्टोन के रूप में काम किया था, लिंकर हिस्टोन के काम की तरह काम किया था। तो यह H5 भी काम करेगा है ना, लिंकर हिस्टोन के रूप में, जैसा कि H1 कर रहा था। is also called linker histone like H1 की तरह। दूसरी बात है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ स्पर्म सेल के केस में, ये एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूं, इन सम स्पर्म सेल, स्पर्म सेल क्या होगा वहां पे कि हिस्टोन प्रोटीन ये रिप्लेस्ड हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय प्रोटामाइंस, प्रोटामाइंस। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे फिश के स्पर्म के केस में, एज इन फिश स्पर्म के केस में। और यहां पर प्रेजेंट ये जो प्रोटामाइंस है ये भी बेसिक नेचर का प्रोटीन है और इसके पास भी आर्जिनिन का कंटेंट हाई होता है। तो ये भी कैसा होगा, बेसिक प्रोटीन है और इसके पास भी अर्जिनिन का कंटेंट हाई होता है। तो लिख सकते हैं यहां पे हम लोग अर्जिनिन रिच कैसा प्रोटीन, एसिडिक की बेसिक, बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, अर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन। एक और क्वेश्चन एडिशनल कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, हमने पहले बताया कि उसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का कंप्लेक्शन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़े हुए नहीं रहते। इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स यहां पे भी इस प्रोकैरियोट्स के केस में हिस्टोन प्रोटीन का रिप्लेसमेंट, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का रिप्लेसमेंट ये रिप्लेस्ड हो जाता है पॉलीएमाइन से, याद रखना होगा पॉलीअमाइन से, पॉलीएमाइन से। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, बैक्टीरियल सेल के केस में हिस्टोन की जगह पर पॉलीएमाइंस होता है ना, डीएनए से जुड़ा हुआ है ना। और ये जो पॉलीएमाइंस है ये ऑर्गेनिक कैटायंस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड
ऑर्गेनिक कैटायंस है। और इसका फॉर्मेशन कब होगा? तो जब डी कार्बोऑक्सीलेशन होगा दो टाइप के अमीनो एसिड का। डी कार्बोऑक्सीलेशन बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा अमीनो एसिड पढ़ाते समय में कि जब किसी अमीनो एसिड से कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप का रिमूवल हो तो कहलाता है डी कार्बोऑक्सीलेशन। तो ये जो ऑर्गेनिक कैटायंस है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो फॉर्म्ड बाई डी कार्बोऑक्सीलेशन, डी कार्बोऑक्सीलेशन, डी कार्बोऑक्सीलेशन। किसका डी कार्बोऑक्सीलेशन होगा? तो दो टाइप के अमीनो एसिड। कौन कौन सा मैंने बताया अभी? ऑर्निथाइन एंड अर्जिनिन। ऑर्निथाइन, ऑर्निथाइन साइकिल में देखेंगे हम लोग आगे। ऑर्निथाइन एंड अर्जिनिन, ऑर्निथाइन एंड अर्जिनिन। तो इस दो अमीनो एसिड का जब डी कार्बोऑक्सीलेशन होगा फॉर्मेशन होगा पॉलीएमाइंस का, पॉलीएमाइंस बनेगा। एक क्वेश्चन और याद रखना कि H5 जो है वो बर्ड्स के आरबीसी के पास प्रेजेंट होता है, यानी कि ये प्रेजेंट होगा इन इरिथ्रोसाइट्स ऑफ एवियंस बर्ड्स, है ना, एवियंस। ये क्वेश्चन याद रखना है। इस क्रोमोसोम सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में इतना ही। लेक्चर नंबर 2 में क्रोमैटिन फाइबर से जुड़े हुए नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, मेटेलिक आयन, एंजाइम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कोर, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।